शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स भी होगी और आपको बताएंगे आत्मनिर्भर होते भारत की कहानी। साथ ही साथ आर्थिक विकास की आपको दिखाएंगे झलक। खेल जगत में क्या कुछ है खास, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। और इसके अलावा करेंगे टेक टॉक और साथ ही नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। बिल्कुल, तो आइए मुकुल, शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की और नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए भरेंगे जोश, उनके सुझावों पर भी होगी बात। आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की होगी बैठक। शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान संभव। वहीं एनडीए समेत बाकी दलों के कई उम्मीदवार आज भरेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुमुखी संबंधों की होगी समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार हुआ चयन। 2026 से 2028 तक होगा कार्यकाल। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। और भारत की जीडीपी पर ट्रंप का टैरिफ बेअसर, आईएमएफ ने 6.6% ग्रोथ का लगाया अनुमान। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। और आइए नया सवेरा की अब विस्तार से शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जी हाँ, और साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से सदैव नई प्रेरणा मिलती है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। और बिहार में आज एनडीए घटक दलों समेत अन्य राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट से विजय सिन्हा को उतारा है। वे यहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं और कुल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज रघुपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी 2015 में पहली बार रघुपुर से विधायक बने थे। इसके बाद वे 2020 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। अब वे तीसरी बार वैशाली जिले के रघुपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी की गई है। नामांकन के बाद वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के घटक दलों में दावे वाली सीटों की संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाने की उम्मीद की जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच था। कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग कर अड़ी हुई थी, लेकिन वो 60 पर राजी हो गई है। वहीं भाकपा वाले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और भाकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी अभी चुप है। पहले के हिसाब में उसके लिए 18 सीटें रखी गई थी।
वाम दलों की सीटें बढ़ी तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद है कि जो यही की जा रही है कि अब महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से इस पर नाराजगी दर्ज कराई थी अपनी, और कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया था। राजद के अलावा भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। इनके सिंबल अब वापस नहीं लिए गए हैं। कांग्रेस और राजद के बीच चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्तावित करने को लेकर भी था। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार हो। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की इस जिद का भी कांग्रेस बुरा मान रही है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया जाए। फिलहाल दोनों मुद्दों पर राजद सहमत है और अब मुकेश सहनी अब उप मुख्यमंत्री बनाने की जिद नहीं करेंगे। और इंडी गठबंधन में एक दूसरे के प्रति भरोसे की कितनी कमी है, इसकी झलक भी कल देखने को मिली। दरअसल कल सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, फिर उसे वापस भी ले लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सूची इसलिए वापस ली गई है क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। तो खासतौर से महागठबंधन की अगर बात की जाए, सब कुछ यहाँ सही नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि शायद स्थिति और बेहतर यहाँ नजर आएगी। कांग्रेस भी बिहार चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दिल्ली में कल देर शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से सहमति बनाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावारू के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। कर सकते थे उन सभी सीटों पर स्ट्रांगली सीईसी ने मोहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा करेंगे। आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। अभी हमारी जो सीटिंग हुई है सेंट्रल कमेटी की, उसमें हमारी प्रायोरिटी सीट सारी क्लियर हो गई हैं। वो अफवाहों का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं, ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है किसी भी तरह का। हम लोग पहुंचेंगे और एक डिस्कशन तो जाहिर सी बात होगा, फिर उसके बाद समय के पहले अनाउंसमेंट कर देंगे। अल्टीमेटली जब लिस्ट आ जाएगा तो समझिएगा कि सब कुछ सेटल हो गया। ये सिर्फ तो आखिरी लम्हे तक चलता है। इस बीच अब बात आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें पिपरा से विपुल यादव, बाजपट्टी से रणधीर कुमार चौधरी, नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसंड से ऋषि कुमार अग्रवाल, लालगंज से राजेंद्र प्रसाद सिंह और मधेपुरा से मुकेश कुमार का नाम शामिल किया गया है। इसी के साथ आपने अभी तक कुल 59 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अलग अलग दल जो है लगातार प्रयासों में है किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अत्री से रोमित सिंह और डुम्बा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मधुरेश, सबसे पहले तो महागठबंधन की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसा जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विवाद सुलझ गया है और जो नामों की घोषणा है वो जल्द से जल्द कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी माले है उसने अपने 18 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सीट भी है जिसमें पहले से राजद और कांग्रेस दोनों ही अपना दावा ठोकते आई है और वैसी सीटों को भी उस पे अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, उनको सिंबल दे दिया है और कई कैंडिडेट जो है उनके वो आज नामांकन भी करने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके बीच की खटास है वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नहीं दिख रही है और जो अब पहले चरण के मतदान के लिए जो नामांकन का दिन है वो आखिरी नामांकन जो है वो 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो अब जो है वो लास्ट आवर है और लास्ट आवर में भी कैंडिडेट की घोषणा न कर पाना कहीं ना कहीं महागठबंधन की एक बड़ी खामी भी आप कह सकते हैं कि वो देखने को मिल रही है या कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि एनडीए ने एक लीड तो यहाँ पहले ही दे दिया है अपने जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा करके। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ 71 जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा बीजेपी ने कर दी है। कुछ और कैंडिडेट की घोषणा आज वो करने वाले हैं। दूसरी तरफ जदयू ने भी कुछ लोगों को सिंबल बांट दिया है। तो पूरी तरीके से जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो फिट बैठ रहा है। जो सीट जिसको दी गई है उसके अनुसार कैंडिडेट के नाम की घोषणा की जा रही है, जबकि महागठबंधन अभी तक स्थिर पड़ा हुआ है। एक तीसरे फ्रंट की बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी लगातार 2 लिस्ट अभी तक निकाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी मैंडेट जो है वो क्लियर है, वो भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ में क्लियर है और ग्राउंड पे प्रचार भी कर रहे हैं। एनडीए की भी यही स्थिति है, मगर महागठबंधन अभी तक शेरो शायरी में उलझा हुआ है। इनके जो घटक दल है वो अपनी अपनी जो भावनाएं हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे शेरो शायरी के जरिए वो साझा कर रहे हैं। बिल्कुल मधुरेश, लेकिन आज एक अहम बैठक मानी जा रही है महागठबंधन की और जिस तरीके से आपने कहा कि दबाव भी आ गया है, दूसरे दल जो है प्रत्याशियों के नाम की जो लिस्ट अलग अलग सूचियां हैं जारी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं ऐसा लगता है उनमें आपस में ही होड़ लगी हुई है। कोई पहले सिंबल दे रहा है, कोई सूची जारी कर रहा है और अभी तक सीट शेयरिंग की जो स्थिति है वो साफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक है महागठबंधन की वो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर मैदान में किनको उतारा जा रहा है। सिर्फ पार्टी के नाम से प्रचार तो किया नहीं जा सकता है विधानसभा चुनाव में, उसके लिए एक नेता की भी जरूरत है विधानसभा में। तो किनको उतारा जा रहा है अब लास्ट मोमेंट तक उनके पास में ये क्लियर नहीं है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी दबाव है। और आज समझा जा रहा है कि जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है उसके बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा, साझा कर दिया जाएगा और इसके साथ ही कुछ कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा राजद के द्वारा की जा सकती है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन अभी कितना ये संभव हो पाएगा, क्योंकि ऐसी ही 2 बैठक पिछली और हो चुकी है जिसमें कहा जा रहा था कि आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को क्लियर कर दिया जाएगा, कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन पिछला 2 डेट और पिछली 2 बैठक जो है वो फेल हो गई, वो वहां पे सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसे में देखना होगा कि आज जो है महागठबंधन के जो साथी हैं अगर बैठ करके कितना अपने मतलब दोस्तों के साथ में समझ बना पाते हैं, सुलह बना पाते हैं सीटों को लेकर के। बिल्कुल, और खासतौर से मधुरेश क्योंकि इतनी खींचतान जो चल रही है, कांग्रेस जो है पहले 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, अब बताया जा रहा है कि शायद करीब 60 तक ही वो सीमित रहेगी, लेकिन इतनी कम सीटों के बावजूद इतनी लंबी खींचतान क्या माना जाए? क्या जिस तरीके से अब दिन और नजदीक आते जा रहे हैं तो ये जो कलह है और बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले जरूरी बात है कि 2020 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, जीत करके मात्र 19 सीटों पे आई थी। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि जो आपकी स्ट्राइक रेट है उसके अनुसार हम आपको सीट देंगे और तेजस्वी का कहना था कि हम 50 सीटें आपको देंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि वो 70 से कम सीटों पर इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी ने बिहार में यात्राएं निकाली और कैंपेन किया है तो उसकी जो सीटें हैं वो बढ़ेगी। अब इसी चीज को लेकर के दोनों जो घटक दल है महागठबंधन के उसके बीच में टकरार जो थी वो गहरा गई। हालांकि जो बार्गेनिंग हुई उसके बाद तेजस्वी यादव जो है
वो 60 सीटें तक देने के लिए राजी हो गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो 70 सीट से कम पर मांगने को तैयार नहीं थी। हालांकि अब बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि दोनों ही जो है वो सहमत हो गए हैं। तेजस्वी भी 60 सीट देने को तैयार हो गए और कांग्रेस भी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि अब मोटा मोटी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका है। जी मधुरेश, अगर एनडीए की बात करें तो अब उम्मीदवारों की बात करते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ तय है। अब ऐसे में ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा रहा है? क्या ज्यादा महिला चेहरे होंगे, क्या ज्यादा युवा चेहरे होंगे, या कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में इस बार नजर आने वाले हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब एनडीए की लिस्ट देखेंगी तो आप महागठबंधन के मतलब एनडीए में बीजेपी की अगर लिस्ट देखेंगे तो 71 उम्मीदवारों के जो नाम उसमें जारी किए गए हैं, उन उम्मीदवारों के नाम देख करके आपको पता चलेगा कि 9 महिलाओं को बीजेपी मौका दे रही है, प्रत्याशी के रूप में उतार रही है। इसके साथ ही नामों के चयन में गहन चिंतन जो है वो किया गया है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उन पर जो बीजेपी दाव लगा रही है। इसके साथ ही संगठन के लोगों पर भी भरोसा किया गया है। जैसे मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे पहले एमएलसी थे, उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है सीवान की सीट से। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी तारापुर से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात करेंगे नरपतगंज की। नरपतगंज में आप देखेंगे कि एक महिला को टिकट दिया गया है। इससे पहले जो वहां पे अभी सिटिंग विधायक थे वो भी बीजेपी के थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो नामों के चयन में आप जब देखेंगे तो काफी जो गहन निरीक्षण है वो किया गया है। इसके साथ ही जो जातिगत समीकरण है उसका भी खास ध्यान रखा गया है। इसमें राजपूत मतलब अपर कास्ट के जो उम्मीदवार हैं उनको भी काफी सीटें दी गई है, और सिमिलरली ईबीसी और ओबीसी जो उम्मीदवार हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। तो पूरी तरीके से जो 71 नामों की लिस्ट जारी की गई है, ये कॉम्पैक्ट लिस्ट है, और इसमें जो कैंडिडेट हैं इनके जातिगत समीकरण, इनके फेस वैल्यू और इनके विधानसभा में इनकी पकड़ का खास ध्यान रखा गया। जी जाहिर तौर पर कोई भी दल हो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है और उसके लिए तमाम समीकरण जो उन पर काम भी करता है। फिलहाल मधुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की अगर बात की जाए किस तरीके से चुनावी सरगर्मी जो है तेज़ होती नजर आती है, और कहीं ना कहीं संध्या ये बताता है एनडीए जो कि लगातार तैयारी कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं लगा। सीट शेयरिंग की बात की जाए या लिस्ट की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस जो कि शायद एंड मौके पर जिसको तैयारी करने की आदत है, और वही स्थिति यहाँ भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और मुकुल ये भी देखा जाए कि इसका प्रभाव मतदाताओं पर जरूर पड़ता है। क्योंकि मतदाता ये भी देखता है कि कहाँ कौन सी पार्टी में, कौन से गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। महागठबंधन में जिस तरह से अभी स्थिति क्लियर नहीं है, हो सकता है मतदाताओं के सामने भी स्थिति इसी तरह की रहे। बिल्कुल, उनके सामने भी स्थिति साफ नहीं होगी, लेकिन तमाम जो खबरें हैं वो आप तक हम यहाँ पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है एमडीएच केसर का बहाना। एमडीएच शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। एमडीएच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। एमडीएच गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन के दावे को झूठा बताते हुए जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जयराम ठाकुर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र लिखा और वहां से जवाब आया कि ऐसा कोई संबोधन नहीं हुआ। पत्र में जानकारी दी गई कि 19 सितंबर के बाद ब्रिटिश संसद में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, तो 24 सितंबर में सीएम का संबोधन भला कैसे हो सकता है। इस प्रेस नोट में
बड़ा साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। बधाई देने से पहले हम बात कर रहे थे तो किसी साथी ने कहा कि आओ इसकी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और जानकारी हासिल करने के लिए जब वहां पर मेल किया गया किसी के द्वारा और उस मेल के जवाब में वहां से उत्तर आता है और उस मेल में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इसमें नहीं हुआ है। फिर झूठ बोला और उसके बाद बहुत प्रचारित किया गया। ये मेल है जिस मेल के माध्यम से वहां से जवाब आया है। इस देवभूमि में झूठ बोलने की परंपरा को मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। और खबर राजस्थान से, जैसलमेर जिले के कायत गांव के पास बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य झुलस गए। कल जोधपुर जा रही बस में आग लग जाने से हादसा हुआ। मृतकों की शिनाख्त डीएनए जांच के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और हादसे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। जब मौत आती है तो कुछ पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। तो बहुत हृदय विदारक घटना रही है और 20 काल कलुष हुई है। 19 तो बस के अंदर ही और एक अभी जाते जाते रास्ते में छोड़ा है। कितने के जो 20 हुए हैं, 19 तो बस के अंदर ही शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते। बच्चे भी है इसमें? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य की बच्चा बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही। सडनली जब मौत आती है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा है कि राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक हादसे में हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और अब रुक करते हैं हरियाणा का। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की जनता को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात दी है। कुरुक्षेत्र में राज्य परिवहन हरियाणा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लोगों को बधाई दी और साथ ही बताया कि दीपावली तक यात्री इलेक्ट्रिक बसों में निःशुल्क बस यात्रा कर सकेंगे। सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैंने कहा है अधिकारियों को कि इसको दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं पर्यावरण के अनुकूल, और हम देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कैसे इनको बढ़ाया भी जा रहा है। साथ ही कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, आपको बता दें शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने हाल ही में शुरू हुई मुंबई मेट्रो की कलाई को में इसमें यात्रा की एक्वालाइन में। इस अवसर पर उन्होंने मुंबई वासियों से अपील की कि वे निजी वाहनों की बजाय मेट्रो का अधिक उपयोग करें। मिलिंद देवरा ने कहा कि मेट्रो से सफ़र करने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस नई मेट्रो लाइन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुंबईकरों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेट्रो एक्वालाइन लाइन 3 को यूज़ कीजिए, इसका उपयोग कीजिए। सरकार ने, महायुति सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही मेहनत, सभी ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसमें बहुत मेहनत की है और आपकी हर जो कंसर्न है, हर जो चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने इस पर काम किया है।
I would urge each and every one of you, please use this, help us decongest our roads, help us fight global warming. रुक करते अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ बैठक करने वाले हैं। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस म्यूशियो मॉन्टेरियो फिल्हो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि विचार विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की समीक्षा की जाएगी। सैन्य और रक्षा उद्योग सहयोग सहित परस्पर के विषयों पर भी बातचीत होगी। और वैश्विक स्तर पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है विश्व शांति का, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी अहम हो जाती है। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में इसी बात पर विशेष जोर दिया गया और अब तक के सभी अभियानों में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों यानी कि UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी का मौका इस बार भारत को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य प्रमुखों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी सेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति स्थापना अभियानों में अग्रणी रहा है, क्योंकि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। India was a founding signatory of the UN Charter, and for us, the noble vision of the UN Charter was not new. It reflected India's own civilizational philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, means the whole world is a family, which teaches us the world is one family. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत में इस सम्मेलन के आयोजन पर खुशी जाहिर की और दुनिया भर में अलग अलग अभियानों में भारतीय सेना के योगदान पर प्रकाश डाला। India, as one of the largest contributors to peacekeeping, has sent approximately 300,000 men and women across 51 missions out of the total 71 peacekeeping missions of the United Nations. These include our early deployments in Korea, that is 1950, Congo 1960, to the current deployment of 9 out of 11 ongoing missions. पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की देखरेख करने वाले कार्यालय डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन DPO के अवर महासचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स ने इस सम्मेलन में वित्तीय सहायता में कमी की चुनौती पर बात की। Peacekeeping missions have been prioritizing efforts to improve cost effectiveness by fostering a culture of efficiency in both budget requests and resource utilization. This is in line with the Secretary General's UN80 initiative, with the aim of adapting what we call the peace and security pillar of the United Nations to be lean, agile and field-focused, delivering impact across mission and non-mission settings. We all have limited resources as we move forward. It's a fact. We have to deal with it and we have to address effectively this situation. शांति स्थापना एक साझा जिम्मेदारी है और भारत में आयोजित ये सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना का प्रतिबिंब है। इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया जान ले कि भारत किस तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और इसके साथ ही दुनिया भर में जहां पर भी पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं वहां पर वो इंडिजिनस सॉल्यूशंस के साथ पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। कैमरामैन विक्की राजपूत और ललित के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार चुना गया है। ये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सभी प्रतिनिधिमंडलों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। वहीं भारत ने कहा है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत से किया जाता है। इन सदस्यों को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और हर साल आपको बता दें 1/3 सदस्यों का नवीनीकरण किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण पहल, जी हां, आपको बता दें भारत आज से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू कर रहा है।
संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि भारतीय डाक विभाग ने व्यापक प्रणाली विकास तथा अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ समन्वय से अनुपालन तंत्र स्थापित किया है। इस नई व्यवस्था से पूरी तरह नियामक अनुपालन, सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी में तेजी और किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना अमेरिका में निर्बाध डाक वितरण सुनिश्चित होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात शुल्क संग्रह के लिए जारी नए नियम और प्रशासनिक कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी गई थीं। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटने हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात करते हैं प्रेस रिपोर्ट की और जान लेते हैं समाचार पत्रों में कौन सी अलग से जो अहम खबरें हैं वो छपी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पहली खबर की, तो आपको बता दें हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और एक बयान जो है वो सेना के पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया उनका आया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण जो है वो और भी घातक होगा। जी हाँ, अगर पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता रहा जिस तरीके से हमने देखा था इससे पहले भी, भारत जो है हर बार मजबूती के साथ उसको जवाब देता आया है। और सीधे तौर पर अब ये कहा है लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कि हम जो कार्रवाई करेंगे वह पहले से भी जोरदार होगी। तो ये जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, तो अगली खबर है ग्रैप 1 की पाबंदियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने और पाकिस्तान से लेकर पंजाब हरियाणा तक की धूल और धुआं दिल्ली पहुंचने से वायु गुणवत्ता बिगड़ चुकी है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप की उप समिति ने एक आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि NCR में ग्रैप 1 की पाबंदियों सहित 27 सूत्रीय एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाए। और बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज के समय में हम देखते हैं किस तरीके से पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र के पालघर में एक गांव है, वहां अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। और ये है यहाँ पर इस वजह से क्योंकि सोलर से जो गांव है वो रोशन है, उसके साथ साथ सफाई यहाँ नज़र आती है, हरियाली है। कुरगांव इस गाँव का नाम है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार इसी प्रयास में रहते हैं कि उनका क्या अहम योगदान हो सकता है पर्यावरण के लिए। और ये पालघर ज़िले का सबसे खूबसूरत गांव घोषित किया जा चुका है, जहां पर लोगों की जागरूकता जो है उसके चलते इस गांव की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। और इसी वजह से इस गांव का नाम जो है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक भी पहुंच रहा है। अब रुख करेंगे अगली खबर का। बिल्कुल, और अगली खबर है आपको सावधान करने से जुड़ी हुई। जी हाँ, लोगों में लकवा का भी क्योंकि कारण बन सकता है डेंगू मच्छर। ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स ने एक शोध किया है और इस शोध के माध्यम से आज ये खबर को प्रकाशित किया गया है। मेडिकल जर्नल में जो ये शोध छपा है इसमें बताया गया है कि तंत्रिका तंत्र पर काम कर रहा हमला जिससे मरीज के हाथ पैर दोनों हो जाते हैं निष्क्रिय। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड से प्रकाशित मेडिकल जर्नल के हालिया अंक में ये शोध पत्र छपा भी है। तो लीवर, किडनी, फेफड़े पर भी इसका असर हो रहा है। तो इस प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास किस तरह की स्वच्छता रख सकते हैं उस पर खास तौर पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, और जल्दी से एक और महत्वपूर्ण खबर जो है या दिलचस्प खबर वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि देश में हाथियों की जो जनगणना है वो पहली बार DNA खासतौर से यहाँ पर की गई है DNA विधि द्वारा। और इसको किया है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। यहाँ पे अखिल भारतीय हाथी जनसंख्या आकलन रिपोर्ट
जो है वो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि देश में करीब 22,446 हाथी जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो DNA विधि है जिसके तहत गणना की गई है, इसलिए भी ज़रूरी थी कि आपको एक पैटर्न पता चल सके किस तरीके से उनका जो पैटर्न है, जो उनका निवासन है, वो किस तरह का बना हुआ है, और उसके चलते ही एक सटीक आंकड़ा जो है देश में हाथियों का वो अब सामने आया है। तो खासतौर से ये अहम खबरें जो कि आपने जानी, जो कि आज प्रकाशित हुई थी अलग अलग अखबारों में। और जब बात हम तकनीक की ही कर रहे हैं तो और भी नई नई तकनीक से जुड़ी हुई खबर पर एक नजर डाल लेते हैं हमारे इस खास सेगमेंट टेक टॉक में। आपको बता दें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस करार के तहत जोमेटो राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए फ्लेक्सिबल और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका अवसरों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नौकरी और को औपचारिक रोजगार प्रणाली में एकीकृत करेगा, जिससे नौकरी चाहने वालों को सम्मानजनक और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका से जोड़ा जा सकेगा। 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां लिस्ट हुई हैं, और यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता रहा है। और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की, हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ के साथ। खासतौर से ट्रंप के टैरिफ से भारत की जो GDP है संध्या वो बेअसर नजर आ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसका रंगा माना है खुद एक बार फिर से IMF ने। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में है जो वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मौद्रिक सख्ती के बीच भी तेजी से बढ़ रही है। IMF ने अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। महंगाई दर के अनुमान में भी बड़ी राहत है। IMF ने भारत की वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है, जो अप्रैल में 4.2% था। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज वृद्धि दर्ज की, जो पिछले एक साल में सबसे तेज गति थी। दूसरी तिमाही में भी लगभग 7% की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर में हुई इस तेज वृद्धि के पीछे मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र के निर्यात में मजबूती और पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। IMF से पहले विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने अनुमान बढ़ाए हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% किया है। साथ ही इसका कारण बताया गया है कि मजबूत उपभोग और GST सुधार। RBI ने भी हाल ही में अपना विकास दर का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया था। इस साल के लिए चीन की विकास दर की अगर बात करें तो वो 4.8 और अमेरिका की GDP विकास दर की जब हम बात करते हैं तो 2% का अनुमान इसके लिए फिलहाल जताया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता आंचल गुलाटी से। आंचल, त्योहारी सीजन है और ऐसे में अर्थ जगत के लिए एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई है, और IMF की जो रिपोर्ट आई है साफ तौर पर दर्शा रही है कि GST रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसका प्रभाव किस तरह से बढ़ता हुआ सकारात्मक तौर पर नजर आ रहा है। संध्या और मुकुल, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और यहाँ जब हम बात करते हैं सकारात्मक बदलाव की, सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया था जब हमने 2021 में कोविड के बाद हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाउंस बैक करते हुए देखा। बाउंस बैक यानी उस लचीलेपन के बल पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आखिरकार लचीलापन होता क्या है? कठिन और विषम परिस्थितियों से लड़कर जब आप वापस खड़े होते हैं, सशक्त तौर पर उभर कर सामने आते हैं, इसे हम लचीलापन कहते हैं आर्थिक परिदृश्य में। और इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है IMF प्रमुख द्वारा। उन्होंने कहा कि जो हमारे नीतिगत बदलाव किए गए बुनियादी ढांचों को लेकर, जिस तरह से ये जो टैरिफ लगाया गया उसका प्रभाव भी कुशनिंग रहा, यानी कि हमने उसे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया, वो दूसरा बड़ा कारण रहा। तीसरा, हमारी घरेलू मांग बढ़ी और खपत मजबूत हुई है, और इस GST सुधार और उपभोग के बलते चौथा बहुत बड़ा कारण है, हम
आज भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिदृश्य में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक बेहतर स्थान पर देखते हैं। और ये बेहतर स्थान इसलिए भी कि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो भारत बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है। इसी का जिक्र उर्सुला वॉन डेर लेyen जो कि EU की प्रमुख हैं, जब वो यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उभरते हुए बाजारों में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, सनराइजिंग जिसमें हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात करते हैं नवोन्मेष इनोवेशन से जुड़ी हुई, इसमें भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अव्वल नंबर पर है। और ये तमाम जो कारक हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगातार मदद कर रहे हैं। और अब जिस तरह से GST बचत उत्सव की शुरुआत इस 22 सितंबर से की गई है, आप देख सकते हैं कई ऐसे सेक्टर, कैपिटल गुड्स, इसमें हम टीवी, फ्रिज, LEDs की बात करते हैं, हम ऑटो की बात करते हैं। ऑटो परोक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है, यानी 2 व्हीलर सेगमेंट में आप देखिए जबरदस्त आंकड़े सामने आए, लगातार हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है। खरीदारी क्यों हो रही है? आपका परचेजिंग पावर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपकी आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक संरचना है, वो लगातार मजबूत हो रही है। आप घरेलू स्तर पर आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात लगातार इसलिए की जा रही है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर हमें जब रॉ मटेरियल है हम किसी और देश पर निर्भर ना रहें। और जब आप आत्मनिर्भरता के साथ ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये जो नंबर्स में हम एक पॉजिटिविटी देखते हैं, ये वही ग्रोथ स्पर्ट है जो लगातार इन तमाम सेक्टर्स में जी बिल्कुल। और उसी वजह से लगातार आंचल देख सकते हैं हम किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दमखम है वो अलग अलग वैश्विक मंचों पर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आता है। तमाम रेटिंग एजेंसियां जो कि अपने पूर्वानुमान में अब सुधार कर रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से यहाँ संध्या, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कितना लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, नए GST सुधारों में निर्माण कार्य से जुड़ी वस्तुओं के सस्ते होने से आम जनता जो है वो भी काफ़ी खुश है। और इस पर गोरखपुर की जनता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घर बनाने में प्रयोग होने वाली चीज़ों पर GST कम होने से निर्माण कार्य अब आसान हुआ है और पैसे की भी काफ़ी बचत हो रही है। कम करने से व्यापारियों में हर्ष का माहौल फैला हुआ है। और रह गई सवाल ये कि जैसे विरासत गरियाने में चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा था, तो इसमें मोरंग, सीमेंट, बालू, तमाम इस तरह के आइटम जो यूज होते हैं वो जो है हमको अब पहले से सस्ते दर में मिल रही है, जिससे हमको अपने मकान और दुकान को बनाने में बहुत आराम मिल रहा है। GST जो सरकार ने घटाई है उससे बहुत फायदे मिले हैं, जैसे सीमेंट पे हुआ, बालू व मोरंग पे, ईट पे, सब पे GST जो थी, जो बढ़ चढ़ के थी, वो कटौती बहुत फायदे हुए। GST कम होने से थोड़ा रिलीफ हुआ है, सीमेंट वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन के काम में यही है कि सब चीजें काम चल रही हैं। 35% कटौती हुई है मोरंग, गिट्टी, बालू में, सीमेंट में। और घर अभी तो टूटा है, मतलब चौड़ीकरण की वजह से बनवाने जा रहे हैं हम लोग। अभी नया निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, और अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, भाजपा BJP की तरफ से। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर। हमास ने मंगलवार को मृतबंधकों के और शव इजराइल को सौंपे हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रयास के बाद प्रगति का संकेत है। इन शवों को तब लौटाया गया है जब इजराइल ने गाजा में आने वाले मानवीय सहायता ट्रकों की संख्या को आधा करने की चेतावनी दी थी। गाजा शांति पहल के बाद अपने ताज़ा बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा है कि आतंकवादी समूह का निष्क्रियकरण करना होगा, अन्यथा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अर्जेंटीना में मुद्रा संकट को कम करने में मदद के लिए अमेरिका ने $20 अरब की योजना बनाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और उनकी पार्टी आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है। और बात करते हैं खेती किसानी की भी, क्या कुछ कृषि जगत में नया चल रहा है, आइए जानते हैं। खासतौर से आज आपको हम बताएंगे कृषि की एक ऐसी पद्धति जो न केवल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि किसानों के लिए भी आर्थिक दृष्टि से संदेह ये काफी लाभकारी साबित हो रही है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती कृषि का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि, जल और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए किसानों को आर्थिक और जैविक दृष्टि से लाभ पहुंचाना है।
प्राकृतिक खेती में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इससे भूमि का संरचनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसकी पानी को समाहित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा ये खेती टिकाऊ होती है और दीर्घकालिक लाभ देती है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं ताकि किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके। इनमें प्राकृतिक खेती योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना और नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक खेती के तहत एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं ताकि भूमि का कुशल उपयोग हो, आय बढ़े और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सके। हम प्राकृतिक खेती में सब्जी और उसके साथ ईख यानी कि गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने के साथ हम प्याज, लहसुन, इस प्रकार की खेती हम गन्ने के साथ कर रहे हैं। सब्जियों की खेती जैसे कि मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं। मल्टी लेयर में हम एक साथ 4 से 5 प्रकार की फसल ले लेते हैं। जैसे कि दिसंबर में हम मल्टी लेयर खेती में कर रहे हैं खीरा, करेला। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खरीद में होने वाली लागत को प्राकृतिक खेती से बचाया जा सकता है। इससे किसानों की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमने एफपीओ बना रखा है कि हमें फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो हमारा ये है, हम अपने खेत में जो भी है गाय भैंस का गोबर यूज करते हैं। इससे हमारे खाने का सब में बड़ा फ़ायदा, जो हम केमिकल मुक्त सब्जी और धान की में भी और गेहूँ इन खेतियों को कर रहे हैं, तो उससे हमारा खाने का भी टेस्ट बढ़ रहा है और हमारे शरीर से बीमारी में भी आराम मिल रहा। भारत सरकार की योजनाओं और पहल के साथ प्राकृतिक खेती अब हर किसान तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें न केवल बेहतर उपज मिल रही है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और लाभकारी कृषि भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए खेती का ये तरीका न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और आइए अब खेल जगत की खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। सुल्तान जोहर कप हॉकी मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 के स्कोर के साथ बराबरी पर रहा। महिला वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। ये टीम भारतीय खिलाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। भारत के प्रद्युम्न रेड्डी को फिलीपींस की अंडर 17 महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय को विदेशी टीम का कोच बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का कहना है कि उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक है, जिसको लेकर वे खुद को तैयार कर रही हैं। और आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें, एक ऐसा भारत जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो। इसी के साथ पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया है। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है, लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि होगी।
वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूं कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे। कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ कलाम साहब को शत शत वंदन करता हूं। और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की, हमारे खास सेगमेंट फिटनेस मंत्र में, क्योंकि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अनुचित हाथ धोना संक्रमण और बीमारियों का एक आम कारण है। तो आइए समझते हैं कि सही तरीके से हाथ धोना क्यों आवश्यक है और हाथों की स्वच्छता का महत्व आपके और हमारे लिए आखिर क्या है। हाथों की स्वच्छता का अभाव कई तरह के संक्रमण और बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। दुनिया भर के लोगों में हाथ धोने की आदतों में सुधार करने और उनको इसके लिए प्रेरित व संगठित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि सही रूप से हाथ धोने का क्या महत्व है और हाथ धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। हाथ को साफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीमारियों से बचने का। एक्चुअली में यदि हम हाथ नहीं धोते तो हमारे हाथ पे लगे हुए विषाणु, जीवाणु, ग्रीस, केमिकल्स, प्रोटोजोअल के अंडे वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से विषाणुओं की वजह से बहुत बार गला खराब होना, जुकाम होना और निमोनिया हो जाना और पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दस्त लगना, डायसेंट्री होना, कॉलरा का फैलना, ये कई बीमारियां हो जाती हैं। लगातार पेट में कीड़े हो जाना और उसकी वजह से बच्चे कमजोर हो जाना। हमारे हाथ दिन भर में कई तरह की दूषित वस्तुओं और सतहों के संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजों के हैंडल, टेबल, सिंक, सीढ़ियों की रेलिंग और कई अन्य चीजें, जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल है। यदि आप बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लगाते हैं या मुंह में डालते हैं तो संभावना है कि आप बीमार हो सकते हैं। हैंड हाइजीन हमें कभी भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, कोई भी काम जो हम करें जिसमें हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, जैसे घर की सफाई या कुछ भी, उसमें भी पहले और बाद में दोनों समय हमें हाथ साबुन के साथ धोने चाहिए। बहुत सारे परिवारों में एक इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। अगर हम हैंड हाइजीन का उपयोग ढंग से करें, हम इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों, उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज भी कवर हों, रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी जिंदगियाँ में बहुत सुधार ला सकते हैं। हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखना रोग और संक्रमण का कारण बन सकता है, इसलिए अपने हाथों को बार बार धोएं और सही तरीके से धोएं। हाथों को बार बार धोना आवश्यक है। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आप बार बार हाथ ज़रूर धोएं और बीमारियों से दूर भी रहें। और आइए अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इन दिनों भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से रूस के कलमिकिया गणराज्य पहुंचे हैं और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस मौके पर वहां उत्सव जैसा माहौल है, तो आप देखिए इन तस्वीरों को, आनंद लीजिए और जानिए कितना महत्व है इनका। सांस्कृतिक समारोह का आयोजन यहाँ पर हुआ है, आप इसका आनंद लीजिए और हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।